हाँ तो भाई जय हिंद दोस्तों। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर तो आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं बता देता हूँ, ये हमारी मैथ्स क्लास 10th की सीरीज़ चल रही है और इसके अंदर हम अभी तक शुरू के 3 चैप्टर यानी कि रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, और अगर तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ वगैरह जो भी चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं, चैप्टर पे अपने आ जाते हैं। देखो भाई, जैसे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में बताया था क्या, कि जैसे अपना एक पॉलिनोमियल था पी एक्स, सपोज एक्स प्लस वन। ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, हम इसको किस में बोलते थे, पॉलिनोमियल में। पर इसी लीनियर पॉलिनोमियल को हम क्या बोलने लग गए थे, एक इक्वेशन बोलने लग गए थे जब हमने इसको इक्वेट कर दिया था किससे, ज़ीरो से या फिर और भी किसी स्पेसिफिक वैल्यू से। जैसे कि अगर मैं x प्लस वन को 7 से भी इक्वेट कर देता तो ये भी क्या बन जाती है, एक लीनियर इक्वेशन बन जाती। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इस पॉलिनोमियल की अगर हम वैल्यू को फिक्स कर दें, आउटपुट वैल्यू को, और फिर हम ये सवाल पूछने लग जाएं कि किस x के लिए ये आउटपुट निकलेगा, तो आप कहोगे सर x इज इक्वल टू -1 के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो जब हम उल्टा सवाल पूछने लग जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। थोड़ा समझो, देखो हम पॉलिनोमियल में क्या करते थे, x की डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ करते थे। जैसे कि हमने डाला सपोज x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस वन क्या आ गया, वन आ गया। फिर हम पॉलिनोमियल में सपोज x की जगह वन डालते हैं, वन प्लस वन क्या आ जाता है, टू आ जाता है। ये केस किसका होता है, पॉलिनोमियल का होता है। हम x की जगह कोई वैल्यू डालते हैं और px की वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हम फाइनल रिजल्ट को फिक्स कर दे रहे हैं। जैसे कि हमने ये कहा कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो ज़ीरो है, तो x की क्या वैल्यू रहेगी, x के लिए हम कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे, जैसे कि हम यहाँ पर x इंसर्ट कर रहे थे और पूरी इक्वेशन की वैल्यू निकाल रहे थे। यहाँ पे हमने पूरी इक्वेशन की वैल्यू फिक्स कर दी और हम ये पूछ रहे हैं कि x की क्या वैल्यू रही होगी कि ये हमारी आउटपुट वैल्यू आ रही है, या फिर x की क्या वैल्यू रही होगी कि ये हमारी आउटपुट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऊपर के केस में -1 और नीचे के केस में x की वैल्यू 6 है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल और इक्वेशन में मैं क्या फ़र्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो इतना निकलना चाहिए, तब हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलने लग जाते हैं भाई, इक्वेशन बोलने लग जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर एक आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ना, उतनी हमको इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। इसीलिए हमारे लास्ट चैप्टर का नाम क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल दो थे, इसीलिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की रिक्वायरमेंट हुई। तो दो दो वेरिएबल, तो कम से कम दो इक्वेशन हमको चाहेंगी उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब यहाँ पर हमारा केस किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ऑफकोर्स क्या रहा होगा, सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस टू रहा होगा सपोज। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, जब ये पॉलिनोमियल था तो हम क्या काम करते, x की सपोज वन वैल्यू डालते और यहाँ पर आउटपुट निकाल लेते। जैसे कि वन डालने से यहाँ पर आउटपुट 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आउटपुट फिक्स कर दिया, क्या, ज़ीरो फिक्स कर दिया। तो अब ये पॉलिनोमियल क्या बन गया भाई, ये पॉलिनोमियल एक इक्वेशन बन गया। अब मेरे को x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। ऐसी गलतफहमी कभी भी मत पालना कि हम इसको हमेशा ज़ीरो के ही इक्वल करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू फिक्स करनी है हमको। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू इज इक्वल टू, अगर मैं सपोज 1 फिक्स कर दूँ तो भी हमने यहाँ पर क्या करा है, सेम ही काम किया है, इसकी मैंने वैल्यू फिक्स कर दी है। अब जब इसकी वैल्यू फिक्स हो गई तो ये इक्वेशन बन गई। अब हमको x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू क्या बन जाए, 1 बन जाए। थोड़ा सा इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो 1 को इधर ले आऊँगा और क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इन दोनों बातों का मतलब क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। कौन सी दोनों बातों का, इसका और इसका, क्योंकि 1 को सिर्फ इधर लाए है ना। तो यहाँ पर हम मतलब क्या समझ रहे हैं,
पॉलिनोमियल और इक्वेशन में ये मतलब समझ रहे हैं कि पॉलिनोमियल में हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ इंसर्ट करते थे या फिर जो भी हमारा वेरिएबल होता था उसकी डिफरेंट वैल्यू इंसर्ट करते थे और पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑब्टेन करते थे। अब इक्वेशन पॉलिनोमियल तब बन जाएगा जब पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू पहले से फिक्स कर दी गई हो और हमसे वो उल्टा सवाल पूछें। क्या सवाल पूछें? वो ये सवाल पूछें कि x की किस वैल्यू के लिए हमको आउटपुट ये मिलेगा या फिर x की किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल से हमको आउटपुट ये मिलेगा। तो अब इस केस में हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल ना बोल के क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। नंबर 2 बात मैंने अभी अभी बोला आपको कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। इसीलिए जब वहाँ पर x और y लीनियर इक्वेशन में हमारे 2 वेरिएबल हो रहे थे लास्ट चैप्टर में, तो हमको 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी भाई। तो यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है, पूरे में x ही दिख रहा है ना, पूरे में x ही दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा काम एक ही इक्वेशन से बन जाना चाहिए। ठीक है, अब एक बात ये आती है कि सर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो भाई इस चैप्टर में हमको 2 चीज़ें पढ़नी है। नंबर 1 तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमको पढ़नी है भाई वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अब एक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 तरीके हैं, 1 2 3। जैसे कि वहाँ पर हमने 3 तरीके पढ़े थे, तो किसके अंदर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों ही तरीके बढ़िया हैं और तीनों तरीके ही काम आते हैं डिफरेंट केसेस में। ठीक है, कुछ तरीके ऐसे हैं जिसके अंदर सिंपली आंसर निकल जाता है, तो हम हमेशा उसी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको पता होगा मिडल टर्म स्प्लिट आपने पहले सीखा भी होगा, उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या फिर आप क्या पहले कहते होगे उसको फैक्टराइज करते हैं, है ना। तो मिडल टर्म स्प्लिट एक तरीका होता है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है और एक सिंपल एक फॉर्मूला होता है, वो बहुत यूज़फुल भी होता है क्योंकि उससे सभी आंसर निकल जाते हैं। तो हम एक बार देखेंगे भी कि वो फॉर्मूला डेराइव कहाँ से हो गया है, क्या वो किसी और ही मेथड का तो नहीं है। जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा था कि वो एलिमिनेशन मेथड से ही आया हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी देखेंगे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है, ऐसा तो नहीं है कि बाकी के 2 मेथड में से किसी एक मेथड से ही आया हुआ वो। ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता दिया है कि कहीं आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि सर कभी तो इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, कभी इसको इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ और, पॉलिनोमियल के केस में हम क्या निकालते थे? ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालते थे। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे भाई? रूट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रूट्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकालते थे? ज़ीरोज़ निकालते थे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता था? ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यहाँ पर भी ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स जो पूरे के पूरे इक्वेशन को क्या बना दे? जीरो बना दे, उसको हम क्या बोलेंगे? अब हम उसको रूट बोलेंगे भाई। ठीक है, रूट फॉर इक्वेशन, जीरो फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अच्छा, सॉल्यूशन हम निकालना सीखें किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उससे पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचाननी आनी चाहिए। आप कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, जिसके अंदर भी हाईएस्ट पावर 2 अपीयर हो रही हो तो वो क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। सही बोल रहे हो आप, पर कभी कभी क्या होता है ना, हम थोड़ी जल्दबाजी कर देते हैं। जल्दबाजी क्या, ये जो केस हमको देखना है ना, जो आप बोल रहे हो हाईएस्ट पावर 2 अपीयर हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दोगे। सही बात है, पर ये हमको मोस्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन में देखना है। कैसी इक्वेशन में? मोस्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन में। सर ये मोस्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन का मतलब क्या है? मोस्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन का मतलब है भाई जितना आपके बस की सॉल्व करना हो रहा हो ना उतना सॉल्व कर लेना। उसके बाद अगर हाईएस्ट पावर 2 अपीयर होती है तो आप क्या बोलोगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कम ज़्यादा होती है, अगर 1 अपीयर होती है हाईएस्ट पावर तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलोगे। अगर हाईएस्ट पावर 3 अपीयर हो जाती है तो उसको आप क्यूबिक इक्वेशन बोलोगे। देखो जरा कैसे, 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0, तो ये तो भाई चीख चीख के कह रही है कि हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा नाटक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो हमको उस नाटक से कंफ्यूज नहीं होना। हमको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि हमारे बस की जितना हो रहा होगा हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, और आखिरी में देख लेंगे अगर हाईएस्ट पावर 2 बची तो ठीक है भाई, अगर नहीं बची तो हम कह देंगे कि ये भाई क्वाड्रेटिक है ही नहीं। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2ab। ठीक है, 2 इंटू में x इंटू में 1। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x माइनस में 6।
देखो 2x से 2x कटने लग रहा है, तो 2x से 2x कट गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये इधर जाके +7 इक्वल्स टू 0, -6 इधर जाके +6 हो जाएगा, और 1 + 6 कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी नज़र आ रही है आपको, 2 नज़र आ रही है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू -2 इंटू में 3 - x। वैसे तो ये भी है क्वाड्रेटिक, पर थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू -6 + 2x, इधर ले जाते हैं सब कुछ ये -2x, ये +2x है, इधर जाके -2x हो जाएगा, तो -4x हो जाएगा, ये इधर जाके -2x हो जाएगा, तो -2x -2x -4x, -6 है, इधर आके +6 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर 2 नज़र आ रही है आपको, तो यहाँ पर इसको भी हम क्या बोल देंगे, ये भी क्वाड्रेटिक है। और देख लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल, जैसे कि ये एग्जाम्पल, इसको अब आप ट्राई करो थोड़ा सा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ना जल्दबाजी नहीं करनी, पहले आपको सॉल्व करना है जो भी गिवन है, उसको सॉल्व करने के बाद अगर हाईएस्ट पावर 2 बची तो आप कह देना कि क्वाड्रेटिक है, फिर कोई टेंशन नहीं है। आज की क्लास में हम क्या कर लेंगे, आज हम सॉल्यूशन देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सारी वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेंगे। ठीक है, आज हम तीनों मेथड देख लेंगे सॉल्व करने के। तो यहाँ पर देखो मैं सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x -2, जब ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ हो तो x को पहले पूरे इस ब्रैकेट के साथ करेंगे, फिर -2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। तो x को जब इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर रहा हूँ तो x इंटू में x एक्स स्क्वायर, और x इंटू में 1x, -2 इंटू में x -2x, और -2 इंटू में 1 -2। इस तरीके से आप इधर करो, +3x -x -3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, क्योंकि ये इधर आके सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 होगा। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, ये है -x -2, और ये क्या है 2x -3। ठीक है, अब अगर आप इसको इधर लेके आते हो तो -x -2x -2 + 3 = 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, -3x + 1 = 0। तो अब यहाँ पर आपको हाईएस्ट पावर 1 ही नज़र आ रही होगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि नहीं भाई ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, एक लास्ट और देखते हैं और फिर अपना आगे चलते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इम्पॉर्टेंट मैं पेपर के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ इतना, ऐसा नहीं है कि पेपर के रिस्पेक्ट में नहीं है, पर फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आगे आने वाले सालों में, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आगे आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा आप इनका इस्तेमाल करने वाले हो। ये मतलब जैसे बेसिक आज जैसे आप प्लस माइनस बेसिक करते हो ना, तो ये चीज़ें आपकी बेसिक प्लस माइनस होने वाली हैं। ठीक है, तो क्योंकि हर जगह ये काम आती ही आती हैं भाई। तो एक ये देख लेते हैं, लास्ट और देख लेते हैं, x³ -4x² -x + 1 = x -2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये देखो क्या होएगा, x³ -4x² है सॉरी, -x + 1, तो ये है ही है। इस तरफ देखो क्या होगा, a - b होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो ये होता है a³ -b³ -3a² है ना, तो 3 इंटू में a का स्क्वायर इंटू में b, तो 3 2 6x², और प्लस 3ab², तो 4 3 12x। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा भाई हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x³ से x³ कट रहा है, आपको देखते ही क्या लग रहा होगा कि ये शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, पर देखो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो x³ से x³ कट गया, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या बची, -4x² -6x² को इधर ले आया, +6x² -x +12x को इधर ले आया, -12x 1 -8 को इधर ले आया, +8 = 0। तो 2x² -13x + 9 = 0। तो ये भी शुरू में तो हमको लग रहा था कि क्यूबिक टाइप का है, पर देखो आखिर में जो क्यूब वाला पार्ट था वो एलिमिनेट हो गया, और ये भी इक्वेशन अपनी कैसी है, क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन है। ठीक है भाई,
अब चलते हैं आगे और अब देखते हैं हम कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो भाई, सारे मेथड तो सारी इक्वेशंस पे एप्लीकेबल हैं नहीं, वैसे तो एप्लीकेबल हैं पर हमारे दिमाग के लेवल के हिसाब से हर मेथड हर इक्वेशन पे एप्लीकेबल नहीं है। देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशंस लिख लेते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक। अच्छा, आपको अगर ध्यान हो, आप कहोगे सब कुछ क्या क्या ध्यान रखें भाई, हैं? तो देखो अगर आपको ध्यान हो, नहीं है तो मैं याद दिलाता हूँ। मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था कि जितने अपनी इक्वेशन की या अपने पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम काम है, जितनी हमारी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उतने ही उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमेशा दो रूट्स निकलेंगे। अब ज़रूरी नहीं है वो दोनों रूट्स रियल हों और इक्वल भी हों, अनइक्वल हों, ठीक है। हो सकता है दोनों रूट्स एक जैसे आ जाएं, हो सकता है रियल ना आए, इमेजिनरी टाइप के रूट्स आ जाएं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखो फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था, क्या बताया था कि दो तरीके के नंबर होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में फर्दर रेशनल और इरेशनल आ जाते हैं, और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जिसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किस टाइप के रूट्स होंगे, पर ये बात पक्की है कि अगर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स तो पक्का होंगे ही होंगे, रियल होंगे, नॉन रियल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, नॉन इक्वल होंगे। वो बात अभी हम आगे चल के करेंगे, अभी उस बात को नहीं कर रहे। पर अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स तो होंगे ही होंगे। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती तो इसके तीन रूट्स होते ही होते, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का एक रूट ही होगा सिर्फ। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला हम देखते हैं बाय फैक्टराइजेशन। पहला है फैक्टराइजेशन, रूट्स निकालने हैं हमको, सॉल्यूशन या फिर रूट्स निकालने हैं हमको बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन ही लिख लेता हूँ, फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है भाई मल्टीपल में लिखना, ठीक है। मल्टीपल में लिखना है, जैसे अगर मैं 6 को फैक्टराइज करना चाहता हूँ तो इसको मैं 2 इंटू में 3 लिख लूँगा। ऐसे ही यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, क्वेश्चन लेके मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपको फैक्टराइजेशन आता भी है तो भी मेरी बात 2 मिनट सुन लो, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप आसान वाले क्वेश्चन तो 1 सेकंड में फैक्टराइजेशन से कर दोगे, ठीक है, पर कभी कभी जब आप मुश्किल क्वेश्चन आपको टकराएंगे तो आप इजीली फैक्टराइज उनको कैसे कर पाओ, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हो सकता है आपकी थोड़ी मदद हो जाए, आपको आता हो तभी भी, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि मल्टीपल की फॉर्म में लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि इसके रूट्स निकालो, किसके, इसके रूट्स निकालो। रूट्स का मतलब यहाँ पर पता ही है आपको, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो। वैसे तो यहाँ पर -5 और 2 कर देंगे शायद सेटिस्फाई, पर 1 मिनट देखते हैं, कोई नहीं, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं, ठीक है। -5 और 2 या फिर 5 - 2 कर देंगे, चलो कोई नहीं, देखते हैं 1 मिनट। तो अब यहाँ पर हमारा काम है इसको मल्टीपल की फॉर्म में लिखना। जैसे 6 था तो नॉर्मल हमने 2 इंटू 3 कर दिया, क्योंकि ये नंबर था, हमने आसानी से कर दिया। अभी यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको फैक्टराइज कैसे किया जाए। तो देखो भाई, इसके दो रूल आपको फॉलो करने हैं। देखो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट की मदद लेते हैं। अच्छा जी, मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या है सर ये, भाई देखो मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको जो बीच वाली टर्म है, यानी कि जिसके साथ ये लीनियर वाला पार्ट है, एक्स की पावर जिसके साथ 1 है, इसको दो हिस्सों में तोड़ के लिखना है, एक हिस्सा और एक और हिस्सा। और ये तोड़ के आपको लिखना है प्लस माइनस की फॉर्म में, ना कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है। इतनी बात तो चलो सर समझ में आ गई, पर ये तोड़ें कैसे। -3x तो मैं आराम से लिख सकता हूँ, इसको मैं -10 + 7 लिख लेता हूँ, या फिर 7 - 10 लिख लेता हूँ, माइनस का 3 बन जाएगा, या फिर -13 + 10 लिख लेता हूँ। देखो भाई आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3x हमेशा ऐसा तो है ही नहीं ना, -3x को मैं क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, -10x + 7x लिख सकता हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। पर गलत है क्या,
गलत ये है कि यहाँ पर हमको -3x को -10x + 7x लिखने से बात नहीं बनेगी। हमको इस तरीके से -3x को तोड़ करके दो हिस्सों में लिखना है कि एंड में हम जब कॉमन वगैरह का जुगाड़ बिठाएं तो क्या हो, ये दो मल्टीपल्स की फॉर्म में ये पूरी की पूरी इक्वेशन आ जाए। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो भाई, यहाँ पर हमको -3x को इस तरीके से तोड़ना है, -3x को इस तरीके से हमें यहाँ पर तोड़ना है कि प्लस माइनस करके तो ऑफ कोर्स -3x आना चाहिए भाई, क्योंकि इसी को हम तोड़ के लिख रहे हैं। ठीक है, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही नंबर आना चाहिए जो शुरू और आखिरी की टर्म को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। यानी कि शुरू और आखिरी की टर्म को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, -10x² आ रहा है। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके -10x² आना चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि -5x + 2x अगर मैं लिख लूँ तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस करके तो -3x हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी -10x² हो रहा है। तो -10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा = 0। इतना काम अगर आपने कर लिया तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, और ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। पर मैं क्या कह रहा था अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे, कि हम फैक्टराइजेशन सबकी नहीं कर सकते। मैं कह रहा था कुछ मेथड ऐसे हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो फैक्टराइजेशन हम सबकी क्यों नहीं कर सकते? क्या कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है जिसको हम मल्टीपल की फॉर्म में लिख ही ना पाएँ? तो ऐसा नंबर वैसे हो तो नहीं सकता, क्योंकि हम उसको सपोज इर्रेशनल नंबर वगैरह कुछ बीच में डाल के लिख तो सकते हैं, पर बात यह है कि हम उतना सोच नहीं पाते। अगर सोचो यहीं पे इसकी मिडल टर्म स्प्लिट कुछ इस तरीके से हो रखी होती, -5√3/7 और यहाँ पे 2√3/7, कुछ इस तरीके से सपोज इसकी मिडल टर्म स्प्लिट होती। हाँ ऑफ कोर्स -3 नहीं रहेगा, तो इतना ज़्यादा तो दिमाग हम लगा नहीं पाएंगे ना भाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम सोचेंगे, देखेंगे क्या करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पर अभी के लिए, अभी तक मैंने क्या बताया कि मिडल टर्म स्प्लिट आपको इस तरीके से करनी है कि -3x के दो टुकड़े, तो प्लस माइनस करके तो ये आना ही चाहिए, और जो इन दोनों का मल्टीपल है वो ही इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए भाई। ठीक है, अब एक चीज़ लास्ट और सुन लो बस। लास्ट ये है कि अगर तो शुरू और आखिरी की टर्म के साइन अपोजिट हैं तो बीच वाली टर्म के साइन भी अपोजिट रहेंगे। जैसे यहाँ पे एक प्लस माइनस था तो यहाँ पर भी प्लस माइनस रहेगा। अगर शुरू और आखिरी की टर्म के साइन सेम हैं तो बीच वाली दोनों टर्म के साइन भी सेम रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर सपोज दोनों प्लस हैं तो बीच में भी या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर यहाँ पर दोनों प्लस हैं तो यहाँ पर भी दोनों प्लस होंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तो शुरू और आखिरी की टर्म के साइन सेम हैं तो बीच वाली दोनों टर्म के साइन भी सेम रहेंगे। ठीक है भाई, तो वो प्लस माइनस जो भी है वो बीच वाली टर्म से यहाँ पर डिपेंड करेगा। वो भी हम देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे थोड़े, वो समझ जाएंगे हम। अब मैं क्या कह रहा था, इतना अगर आप समझ गए हो तो आपका काम हो गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। इन दोनों के बीच में देखो x कॉमन है, इसमें से x चला गया तो x बचा, इसमें से x चला गया तो -5 बचा। अगर यहाँ पर x -5 आया तो यहाँ पर भी x -5 आएगा फॉर 100%, अगर आपने ऊपर का जुगाड़ सही बिठाया तो। यहाँ पर था क्या, 2x - 10, यहाँ पे हम क्या लिख चुके हैं, x - 5। इसका मतलब इसमें से हमने कॉमन क्या निकाला है, 2 कॉमन निकाला है, ताकि ये क्या हो जाए 2x - 10, जो कि ये पहले था, = क्या है, 0 है। x - 5 तो x - 5 क्या आ गया, कॉमन आ गया। इसमें से x - 5 चला गया तो x बचा, और इस पूरे में से x - 5 चला गया तो 2 बचा, = क्या है, 0 है। अब मेरे को लास्ट चीज़ बता दो, ये फैक्टराइज तो हो चुका है भाई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन किस तरीके से निकल सकता है, इस पूरे को हमें 0 के इक्वल करना है। ठीक है, तो ये पूरा 0 के इक्वल कब हो सकता है, जब या तो ये 0 के इक्वल हो, है ना, क्योंकि अगर तो ये 0 के इक्वल हो गया तो ये कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 0 इंटू कुछ भी इज़ 0। तो अगर तो ये 0 के इक्वल है तो x को 5 होना पड़ेगा, या फिर ये 0 के इक्वल हो, यानी कि x + 2 किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। और क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 0 इंटू कुछ भी इज़ ऑलवेज 0। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई भाई। इसको इधर ले जाएंगे, -2 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये सिंपल तरीका होता है फैक्टराइजेशन का, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है अगर आप मिडल टर्म स्प्लिट सोच पाते हो। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो, पर ये सबसे आसान तरीका है भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। कंडीशन सप्लाई कि यू आर एबल टू थिंक द परफेक्ट मिडल टर्म स्प्लिट। परफेक्ट मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या है कि प्लस माइनस करके तो ऑफकोर्स ये आना ही चाहिए, ये तो बहुत छोटी बात है, पर ये मल्टीप्लाई करके जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है वही आपकी दो जो मिडल टर्म स्प्लिट करके आपने जो दो टर्म्स आपने लिखी हैं स्प्लिटेड, इनको भी मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए, -10x² -10x²। ठीक है। अब थोड़े से इसके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम थोड़े से फ्लुएंट हो जाएं इस मिडल टर्म स्प्लिट को करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, 2x² + x - 6 = 0। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। दोनों के साइन अपोजिट हैं, यानी कि बीच वाले दोनों के साइन भी अपोजिट रहने वाले हैं। अपोजिट का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मिडल टर्म स्प्लिट मैंने सोच लिया, +4x - 3x -6 = 0। 12x² -12x²। सॉल्व करके क्या आ रहा है, प्लस का x आ रहा है। इसमें स्प्लिट किया इसको तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, प्लस का x आ रहा है। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 2x, बचा क्या x, 2x चला गया, बचा क्या 2। आंख बंद करके x + 2 लिख दो। -3x -6 था, यहाँ पे हम x + 2 लिख के बैठे हैं, यानी कि बाहर क्या लिखना चाहिए, -3, ताकि -3x और -6 बन जाए = 0। x + 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा -3 = 0। ये इक्वेशन 0 कब हो सकती है, जब या तो ये 0 हो यानी कि x + 2 = 0 हो, यानी कि x की वैल्यू क्या हो -2, या फिर ये = 0 हो यानी कि 2x - 3 = 0 हो, यानी कि x क्या हो, ये इधर जाके 3 हो जाएगा, 2x ही हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो थोड़ी सी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता ही रहता हूँ, क्या है कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -2 एंड 3/2, यानी कि -2 इसमें आप डालोगे तो ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी, या फिर 3/2 भी आप इसमें डालोगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 ही बन जाएगी भाई। ठीक है। चलें आगे, थोड़े से क्वेश्चन और देखते हैं फैक्टराइजेशन के, ताकि आप इस मिडल टर्म स्प्लिट वाले पार्ट में कॉन्फिडेंट हो पाओ। देखो मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक यही बता रहा हूँ अभी तक भी, कि अगर इन दोनों के साइन अपोजिट हैं तो बीच वालों के अपोजिट लो, अगर दोनों के साइन सेम हैं तो बीच वालों के दोनों के साइन भी सेम लो। ठीक है। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन दिया है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। दोनों के साइन सेम है तो बीच वाले दोनों के साइन भी सेम रहेंगे, यानी कि ऐड करके आपको 7 लाना है। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, √2 × √2 2 होता है भाई, तो 5 2 ज़ा 10x², 5 + 2 7 होता ही है, हो गया अपना काम। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, क्या लिखूँ, 5x + 2x + 5√2 = 0। दोनों में से क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है। यहाँ पे क्या बच गया √2x, यहाँ पे क्या बच गया 5, x निकल गया ना भाई, x निकल गया तो यहाँ पर √2x और यहाँ पर 5, यहाँ पर भी क्या बचेगा √2x + 5। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर मेरा क्या है, √2x है, होना क्या चाहिए था, 2x होना चाहिए था। इसका मतलब बाहर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2, ताकि √2 × √2 2 बन जाए, 2x हो गया, और 5 × में √2 5√2 बन जाए = 0। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर तो आप देखो खुद से यहाँ पर कॉमन निकालने की कोशिश करते ना, तो आप यहाँ पर कहते कि कुछ भी कॉमन नहीं है, पर यहाँ पर √2 कॉमन था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक आपने लिखा आंख बंद करके, दूसरा भी सेम लिख दो, और फिर देखो कि ऊपर वाले से ये कैसे आया होगा। ठीक है, जज कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है। अब √2x + 5 यहाँ पर है और √2x + 5 यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ पर क्या बचा √2 बचा, = क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है।
तो ये ज़ीरो कब हो सकता है? जब या तो ये ज़ीरो हो, यानी कि √2x + 5 = 0 हो। ये ज़ीरो कब होगा? जब √2x = ये क्या हो जाएगा -5 और x क्या हो जाएगा -5/√2। या फिर ये ज़ीरो हो, ये ज़ीरो इसको भी कर देते हैं भाई ज़ीरो, देखते हैं क्या होता है। तो x = क्या हो गया -√2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल के आ गए भाई, 2 रूट्स निकल के आ गए इस वाली इक्वेशन के। सारी बात किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि अब आप ये सोच पाते हो कि इसकी मिडल टर्म स्प्लिट हो के जो 2 नंबर्स हैं वो क्या आने चाहिए। सर हम तो सोच ही नहीं पा रहे कि क्या 2 नंबर्स आएंगे, हमको तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो भाई दिक्कत का आपका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप इसकी या तो प्रैक्टिस कर लो इतनी, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ ये शॉर्टेस्ट पाथ है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में एक फ़ॉर्मूला बता दूंगा, उसको आप डायरेक्ट अप्लाई करना, आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। वो फ़ॉर्मूला आप पेपर में भी यूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट आपके कोर्स में ही है, और उससे थोड़े से काम हम और भी करते हैं उस फॉर्मूले से, अभी उसको देखेंगे। पर इसको जहाँ भी आप कर पाओ मिडल टर्म स्प्लिट को, कोशिश करो क्वेश्चन इसी से बन जाए, क्योंकि ये क्या है शॉर्टेस्ट पाथ है। और देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसमें क्या है 2x² - x + 1/8 = 0। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। क्या ट्रिकी पार्ट है? आप हो सकता है इसको देख करके ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज क्या हो जाओगे आप? कंफ्यूज ये हो जाओगे कि यार यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x²/4 आ रहा है। अब यार x²/4 यहाँ पर कैसे बनाया जाए? वैसे तो अगर आप सोचोगे तो -x/2 करोगे तो x²/4 आ जाएगा। पर देखो भाई हरदम तो ये बात दिमाग में आ नहीं पाएगी कि इसको -x/2 और -x/2 में स्प्लिट कर लें। इतना आसान नहीं है यार ये सोचना, साफ सीधी बात है। तो देखो यहाँ पर आप कर क्या सकते हो, आप ना इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आपने इसका 8 ले लिया। अब 8 एलसीएम लोगे तो ये 16x² बन जाएगा, ये बन जाएगा -8x, और ये 1 का 1 रह जाएगा, = 0 हो जाएगा। तो ये 16 8 को उधर पहुंचा दो, -8x + 1 = 0 हो जाएगा। अब आप मिडल टर्म स्प्लिट आसानी से कर पाओगे। देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 16x², और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए -8। तो अब आप समझ ही गए होगे 4 4 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे बात बन चुकी है। -4x + 1 = 0। 8x को किस में स्प्लिट कर लिया? -4x में। देखो यहाँ पर आगे पीछे के साइन सेम थे, तो बीच वाले दोनों के भी साइन क्या हैं? सेम है। यही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। 4x कॉमन आ गया दोनों में से, यहाँ पर क्या बचेगा 4x, यहाँ पर क्या बचेगा -1। आँख बंद करके 4x - 1 लिख देना। ऊपर तो पर -4x + 1 था, इसका मतलब -1 कॉमन निकाला गया होगा, = क्या है 0 है। 4x - 1 4x - 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया 4x, और यहाँ पर क्या बच गया -1 = 0। तो या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो 4x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/4 आएगी। और या तो ये 0 होगा, तो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आएगी 1/4 आएगी। तो देखो जैसा मैंने शुरू में कहा था आपको, क्या कहा था कि हो सकता है कभी कभी इक्वल रूट्स भी आ जाएं, पर रूट्स तो हमेशा 2 ही आएंगे। 2 रूट हैं, एक है पहला रूट है 1/4 और दूसरा क्या है, दूसरा भी 1/4 है, पर कितने हैं? 2 रूट्स हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 5 ही दिए हैं आपकी एक्सरसाइज में, जो मतलब एनसीईआरटी में। तो सिर्फ इसकी मिडल टर्म स्प्लिट बता देते हैं। 100x² माइनस, आप पहले बता सकते हो तो आप बताओ, 20x + 1 = 0। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 100x² आना चाहिए, प्लस करके क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। प्लस करके क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर दोनों साइन सेम है, तो बीच वाले दोनों साइन भी सेम रहेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करके 100 प्लस करके 20, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस का मतलब होता है कि दोनों साइन सेम, -10x - 10x + 1 = 0। तो देखो -20 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, प्लस 100x² भी हो जाएगा। बहुत आसान है अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी। अब मिडल टर्म स्प्लिट तो हो चुकी है, सॉरी, फैक्टराइज करना खुद से करो। -1 = 0, 10x कॉमन ले लिया,
10x बचा, -1 बचा, आंख बंद करके 10x -1 लिख दिया, पर ऊपर तो -10x+1 था तो माइनस यहाँ लिख दिया ताकि इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो -10x+1 वही ऊपर वाला पार्ट हो जाए। तो यहाँ पर 10x -1 कॉमन आ गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्या बचा 10x और यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको 0 के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10 आ जाएगी दोनों ही केसेस में। समझ गए भाई? तो ये हमारा फर्स्ट तरीका था किसी भी नहीं जिसके लिए हम सोच पाएँ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिसके लिए भी आप मिडल टर्म स्प्लिट सोच पाओ, सही मिडल टर्म स्प्लिट, तो उसके लिए आप यही तरीका अपनाने की कोशिश करना भाई। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अगला मेथड देखते हैं। ये मत सोचना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, और काम आने वाला मेथड है। ठीक है, जहाँ पे कुछ काम नहीं आएगा वैसे तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला आ जाएगा हर जगह ही काम, पर फिर भी कुछ जगह ऐसी होंगी अगर तो आप ऑब्ज़र्व कर पाओ कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ क्या होएगा कि आपकी बुक में तो ऐसी कोई जगह नहीं है खैर, पर वहाँ पर सिर्फ क्या चलेगा आपका कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड ही चलेगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। कंप्लीटिंग दी स्क्वायर नाम से जैसे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा, यहाँ पर हम क्या कोशिश करेंगे, कुछ स्क्वायर बनाने की कोशिश हम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल लेता हूँ कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। इससे भी हम सेम काम कर रहे हैं, हम रूट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर यानी कि कहीं पर स्क्वायर इनकम्प्लीट है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्क्वायर इनकम्प्लीट है और उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ ऐड, कोई इनकम्प्लीट पार्ट है, कंप्लीट करना है उसको, तो उसके अंदर कुछ पार्ट ऐड करना पड़ेगा। अब हमारी यहाँ पर दादागिरी तो चल नहीं रही है कि अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर दिया, ऐड कर रहे हैं तो साथ में सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। या फिर दूसरी भाषा में बोलूँ, अगर तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करता हूँ तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, तभी इक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के ज़रिए हम एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहानी मैं कहने लग रहा हूँ। 2x² - 7x + 3 = 0। इसके दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और तब जाके आपके दिमाग में बैठेगा, एक से शायद आपके दिमाग में ये ना बैठे। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर बात समझो। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि जो भी x² का कोफिशिएंट है ना उसको आप 1 बना लो। सर 1 कैसे बना लें, यहाँ पर तो x² का कोफिशिएंट 2 है, आप कह रहे हो उसको 1 बना लो। देखो 1 ऐसे बना लो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 लिख दो यहाँ पर इंग्लिश में, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x² बच जाएगा। यहाँ पर 7/2x बच जाएगा, 3/2 बच जाएगा, और इधर 0/2 तो 0 ही हो जाएगा। 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आ जाता है। 0 को 2 से डिवाइड करना है यानी कि 0 के 2 पार्ट करना, उसको 2 हिस्सों में बांटना। भाई जो चीज़ 0 ही है तो उसके 2 हिस्से करोगे तो दोनों हिस्से 0 रहेंगे, इसलिए आंसर क्या है 0 है। अब चलो भाई फर्स्ट स्टेप तो सर कर लिया, आगे क्या करें? आगे देखो भाई थोड़ा सा समझो। अच्छा पहले मैं समझा देता हूँ मेथड क्या है, फिर अगर आपको इच्छा जाग रही है तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। कंप्लीट करना है ना स्क्वायर, तो ऐड तो कुछ करना पड़ेगा। ऐड क्या करें सर? ऐड करो आप जो भी लीनियर वाला पार्ट है इसको 2 से डिवाइड करो, 4 बन गया। 2 से इसको डिवाइड किया तो 7/2 था, 7/4 बन गया। इसका स्क्वायर कर दो, ये इसमें ऐड कर दो, इससे क्या होगा हमारा स्क्वायर बन जाएगा पूरा का पूरा। ऐड तो ऐसे कर नहीं सकते फ्री फंड में, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन पे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना भाई। कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो साथ में सब्ट्रैक्ट भी करने की पड़ेगी। या फिर 7/4 के स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड में ऐड कर देता तो भी बात ठीक थी कि दोनों तरफ 7/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि चलो चलो बता देता हूँ कि एक सपोज़ यहाँ पर लड़का खड़ा है और एक ये लड़की खड़ी है, वेइंग मशीन पे खड़े हैं और दोनों का वज़न जो है सपोज़ 500 न्यूटन है। 500 न्यूटन दोनों का वज़न है। अब ऐसा सोचो कि मैं इन दोनों के हाथ में 1-1 किलो की सब्जी की थैली पकड़ा दूँ,
तो शुरू में क्योंकि इनका दोनों का वज़न इक्वल था और मैंने इनको जो अभी अभी समान पकड़ाया है वो भी इक्वल पकड़ाया है, तो अभी भी इन दोनों का जो वेइंग मशीन वज़न शो करेगी वो भी इक्वल शो करेगी। ऑफ कोर्स 500 से कुछ ज़्यादा शो करेगी, ठीक है, पर अभी भी जो वज़न शो करेगी वो इक्वल करेगी क्योंकि मैंने इनको जो समान पकड़ा है वो भी इक्वल पकड़ा है। तो वही काम यहाँ पर भी होता है भाई। क्या काम होता है कि अगर तो मैं 7/4 का होल स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, पर मेरे को ये दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरफ ना करके इधर ही क्या करा, ऐड कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि इसको मैं कभी भी काट सकूँ। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इरिलेवेंट एग्जाम्पल ले लिया क्या, चलो कोई नहीं, तभी भी रिलेवेंट है, इतना भी रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, चलो अब ये क्या है, देखो एक तरीके से ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया 2ab। 2ab बन रहा है, करके देख लो बेशक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab। तो ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। बन गया ना स्क्वायर, कहा था ना कंप्लीट करेंगे स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कर दिया कंप्लीट स्क्वायर। अब जो बाकी का पार्ट है इसको आप सोल्व कर लो। -49/16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले जाते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 4 है भैया, इज इक्वल टू 49/16 प्लस, ये इधर जाके प्लस का हो गया, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -3/2। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16, एलसीएम आ गया 49, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, यानी कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 25/16 के। यानी कि x माइनस 7/4 किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 के। यानी कि x माइनस 7/4 किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का 4। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार +5/4 लेना पड़ेगा और दूसरी बार -5/4 लेना पड़ेगा। तो हमको x की दो वैल्यू मिल जाएंगी। तो x की देखो दो वैल्यू क्या आएंगी, x इज इक्वल टू 5/4, ये माइनस जाके उधर प्लस का हो जाएगा 7/4, यानी कि कितना होता है 12/4, यानी कि 3। और जब मैं -5/4 लूँगा तो -5/4 प्लस 7/4, तो 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा ये। अच्छा दिख नहीं रहा क्या, को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -5/4 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 1/2। एक बार +5/4 यूज़ किया और दूसरी बार -5/4 यूज़ किया। ये -7/4 इधर जाके क्या हो रहा है, +7/4 हो रहा है। तो दो इसके ये आंसर आ गए, एक तो ये आ गया 3 और दूसरा क्या आ गया 1/2, इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है, थोड़ा सा मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो ये 1 बना लिया। इसके बाद ये यहाँ पर 1 बना लिया x² का कोफिशिएंट। इसके बाद जो भी लीनियर वाला पार्ट है इसको 2 से डिवाइड करके एक बार इसका स्क्वायर ऐड करना है और एक बार इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर कह सकता हूँ दोनों तरफ इसका स्क्वायर ऐड करना है। ठीक है, तो जोन सा काम आप करना चाहो कर सकते हो। अच्छा सर, यहाँ पर 2 से डिवाइड करके ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारे समझ में नहीं आया। तो देखो भाई, अगर तो आप थोड़ा सा खुद से ट्राई मारो तो इस बात को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। देखो, इसको क्या मैं समझ रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो a² मैं किसको समझ के बैठा हूँ, x² को समझ के बैठा हूँ। इसका मतलब a किसको मैं समझ रहा हूँ, x को समझ रहा हूँ, ठीक है। और ये किसको मैं समझ रहा हूँ, ये मैं 2ab को समझ रहा हूँ। 2ab को मैं क्या समझ के बैठा हूँ, 7/2x समझ के बैठा हूँ, है ना। तो मेरे को b² की रिक्वायरमेंट है ना, मेरे पास a² है, मैं देखो यहाँ पर मेरे पास a² है, मेरे पास 2ab है, मेरे पास b² नहीं है। तो कोई नहीं, b² क्रिएट कर देंगे। यही चीज़ तो एब्सेंट थी, तभी तो हमने इसको क्या बोला था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कोई चीज़ एब्सेंट है। क्या चीज़ वो एब्सेंट थी, वो दूसरा स्क्वायर एब्सेंट था, b² एब्सेंट था, a² प्रेजेंट था, 2ab प्रेजेंट था, b² प्रेजेंट नहीं था। तो b² को हमने क्रिएट किया। कैसे, a और x तो इक्वल हैं, तो ये यहाँ से कट गया, तो b क्या आ गया 7/4 आ गया। पर हमको b थोड़ी ना चाहिए, हमको तो b² चाहिए ना।
तो एक बार बी स्क्वायर ऐड किया, एक बार बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात है नहीं, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया और बाकी पार्ट को हम राइट हैंड साइड में ले जाके सॉल्व कर लिया। स्क्वायर से उधर ले गए तो स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट जब भी जाता है प्लस माइनस के साइन क्रिएट करता है, ठीक है। स्क्वायर से ऐसे स्क्वायर रूट जब भी हम करेंगे तो प्लस माइनस के साइन निकालेंगे। ऐसा नहीं है प्लस माइनस अंदर से निकल के आते हैं, प्लस माइनस पहले से बाहर से लिखे रहते हैं, इसीलिए मैंने वाला स्टेप गायब नहीं किया, ठीक है। कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि अंदर की तरफ हम चाहे तो 5/4 का होल स्क्वायर लिखें, चाहे तो -5/4 का होल स्क्वायर लिखें, वो एक ही बात है। वो एक ही बात नहीं है, वो बिल्कुल जो दूसरी वाली बात है बिल्कुल गलत बात है। आप अंदर -5/4 का होल स्क्वायर लिख ही नहीं सकते। अगर किसी बच्चे को पता है क्यों नहीं लिख सकते अंदर हम -5/4 का होल स्क्वायर, तो मेरे को भाई बताओ। तो ये एक क्वेश्चन कर लिया हमने कंप्लीटिंग दी स्क्वायर का। तो अब दूसरा क्वेश्चन एक और करते हैं ताकि आपको इसमें भी थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। तो ये है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, x² का कोफिशिएंट 1 बना लो, तो 2 से डिवाइड करा है दोनों तरफ, -4/2 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लिया, 0/2 इधर भी हुआ था, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो 2x²/2x² हो गया, x/2 तो x/2 ही हो गया, -4/2 -2 रह गया। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, इसके बाद मैंने बोला था कि जो है जो लीनियर वाला पार्ट है इसका हाफ करके, यानी कि 1/2 है, इसका क्या कर दो 1/4, इसका भी हाफ कर दो, ठीक है। तो 1/4 का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर लो। चलो इस तरफ ऐड किया तो इस तरफ भी इसको ऐड कर लेते हैं, दोनों तरफ। पहले उधर ही मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, इस बार दोनों तरफ ऐड कर लिया। देखो कट जाएगा, वापस पहले जैसी इक्वेशन ही बन जाएगी अगर मैं काटना चाहूँ तो, पर काटूंगा नहीं ऑफकोर्स, काटना ही होता तो कंप्लीट क्यों करता स्क्वायर को, है ना। a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया। ये 1/16 हो गया 1/4, और -2 को इधर ले जाके मैंने क्या बना दिया, प्लस का 2 बना दिया, ठीक है भाई। तो अब ये देखो इधर क्या हो रहा है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू LCM क्या आ गया 16, 1 प्लस 32, ठीक है। तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/16, समझ रहे हो। तो x विल बी इक्वल टू -1/4 प्लस माइनस √33/4। तो अगर मैं x की अब दो वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस √33/4 और x इज इक्वल टू -1 माइनस √33/4। अब आप मेरे को बताओ, क्या आप ऐसी मिडल टर्म स्प्लिट सोच सकते थे कि एक ये पार्ट और एक ये दूसरा पार्ट, नहीं सोच सकते थे ना, और वो भी इससे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि मिडल टर्म स्प्लिट हर चीज़ की पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हम सोच ही नहीं पाते। अच्छे अच्छे बंदे नहीं सोच पाएंगे इसे, हो सकता है कोई सोच भी ले भाई, ठीक है, पर ज़्यादातर बंदे तो नहीं सोच पाएंगे इसको, ठीक है। एक बार प्लस का साइन ले लिया और एक बार माइनस का साइन ले लिया, ठीक है। तो ये तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। जब ये 1 बन गया तो जो लीनियर पार्ट है इसको 2 से डिवाइड करना है। अच्छा, किसी को अगर नहीं पता तो ये 1/2 है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/1, और ये सबसे ऊपर चले जाएगा, ये यहाँ पर चले जाएगा, तो ये 1/4 हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, चलो इसका आपको अभी, हाँ इसी से बता देता हूँ। जैसे सपोज़ अपने पास इस तरीके से है 3/7 और 2/3 है, ठीक है। तो जब इस तरीके से ये डिवीजन होता है तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर और इस वाले को इधर, तो ये क्या हो जाएगा 9/14 हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ ये एक पार्ट गायब कर दूँ मैं कोई, तो सपोज़ ये 3 गायब कर दिया नीचे वाला, तो 2 को 2/1 तो हमेशा लिख सकते हैं ना भाई, तो इसको ऊपर ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 3/14। अगर यहाँ से कोई पार्ट गायब हो जाए, सपोज़ 3 डिवाइडेड बाय में 2/3 हो, तो 3 को 3/1 लिख सकता हूँ, तो ये 3 सबसे ऊपर और ये यहाँ पर, तो 9/2 हो जाएगा अब की बार। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो घबराना नहीं है, बस आपको मेथड ध्यान रखना है। और ये मेथड सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, क्योंकि जो फॉर्मूला भी अभी मैं डराइव करूँगा इसी मेथड से डराइव करूँगा, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है वो भी नथिंग बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का ही एक मतलब उसको सिंप्लीफाइड वे है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, चलें आगे। चलो, तो दो मेथड हमने देख लिए, एक लास्ट मेथड और देखना है जो कि है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला मेथड। ठीक है, क्या है? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला मेथड। चलो देखते हैं। टॉपिक लिख लेते हैं एक बार ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। ठीक है, आपकी बुक में शायद इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लिखा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। देखो भाई, अगर तो हमारी इक्वेशन होती क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो, अभी अभी जो मेथड हमने पढ़ा है वही मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ और देखना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए, वी गेट, थोड़ा यार इंग्लिश का कर लिया करो तुम अपना, बाय वी गेट, यहाँ पर लिखना कोमा लगा के, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो बाई ए होगा यहाँ पर भी। इसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो लीनियर वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है, इसको 2 से डिवाइड करके एक बार इसका स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर दोनों तरफ ऐड कर लो। तो b बाय 2a का होल स्क्वायर दोनों बार ऐड कर लिया। b बाय a था यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड किया तो b बाय 2a हो गया, का होल स्क्वायर एक बार इधर और एक बार इधर, दोनों तरफ ऐड कर दिया। यहाँ पर चाहो तो क्या लिखना है इंग्लिश में कि एडिंग b बाय 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c बाय a इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल दिया तो b स्क्वायर हो गया और 4a स्क्वायर हो गया। इसको इधर ले जाते हैं, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अभी यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कंक्लूजन्स ऑब्टेन करने वाले हैं हम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हमारा वो रूट्स निकालने के लिए ही काम आता है। इससे हम कभी कभी ना नेचर ऑफ रूट्स को भी वेरीफाई करते हैं कि हमारे रूट्स कैसे हैं, क्या हमारे रूट्स अनइक्वल हैं या इक्वल हैं, या फिर कोई रियल रूट ही नहीं मिला। ठीक है, तो वो भी हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से ही देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको करते हैं सॉल्व। बी स्क्वायर बाय में 4a स्क्वायर माइनस में c बाय ए, एलसीएम ले लेते हैं, एक्स बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर। 4a स्क्वायर को अगर मैं a से डिवाइड करूँगा तो 4a बचेगा, 4a इंटू में c करूँगा तो 4ac हो जाएगा। स्क्वायर का रूट इधर ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भाई, आप जैसे सॉल्व करते हो ना तो यहाँ पर थोड़े से ना इट एम्प्लाइज के साइंस लगाया करो। ठीक है, कि इसका मतलब ये बन रहा है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं लिखता ताकि आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी टाइप ना हो और आपको समझने में दिक्कत ना हो, पर पेपर में जितना आप ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करोगे उतना बेटर है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि लिखने का सही ढंग तो वही है भाई जिसके अंदर आपने एक एक चीज़ स्पेसिफाई कर रखी है ना। तो अब ये स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं हम, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस माइनस आएगा, देखो स्क्वायर रूट उधर गया तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय में 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, इस स्क्वायर रूट को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ ऊपर नीचे, बी स्क्वायर माइनस में 4ac
और नीचे देखो 4a² है, तो 4 का 2 और a² का a, तो इसका जो स्क्वायर रूट हुआ था वो स्क्वायर ये हटा दिया मैंने, बेसिकली 4a² में से क्या निकाल लिया, 2a निकाल लिया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल मैथ्स है। तो x इज इक्वल टू, ये इधर चले जाएगा, -b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। तो देखो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ तो देखो दोनों में ही क्या लिखा है, 2a ही लिखा है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। अब ये दो वैल्यूज़ हैं x की, एक बार +1 और दूसरी बार -1, तो x1/2 लिख लिया मैंने कि x1 और x2 की वैल्यू यही है। एक है -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय में 2a, और दूसरे में हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो ये ही आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो d होता है इसको हम बोलते हैं b² माइनस में 4ac, दिस d इज़ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अभी देखो इससे भी हम थोड़ी सी बातें समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बस फॉर्मूला है। अगर तो आपको ये नहीं भी समझ में आया या फिर आज की क्लास का कुछ भी नहीं समझ में आया, तभी भी आपको सिर्फ ये पता है कि ए बी सी क्या होते हैं एक इक्वेशन में, तो आप दो रूट्स आसानी से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक है, पर फिर वही बात है, काम सारे आने चाहिए, चाहे इस छोटी सी चीज़ से हमारा काम हो सकता है पर काम आने सारे चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ से ये आया है। ठीक है, हो सकता है कि आप इसको डायरेक्ट याद करो, पर स्टिल आपको थोड़ा सा पता रहेगा तो बेटर है। जब आपको चीज़ें ग्राउंड लेवल से पता रहती हैं तब आप कितना भी मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको चीज़ें जैसे बस फार्मूला याद है तो आप सिर्फ वही काम कर पाओगे जो आपके थोड़े से देखे हुए काम है या फिर बेसिक क्वेश्चन हैं, वो आप कर लोगे आराम से। ठीक है, पर आपके बोर्ड लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपको सिर्फ ये फार्मूला भी पता है तो भी। ठीक है, चलें आगे। अब देखो भाई, इस फॉर्मूले से हम क्या देख सकते हैं, थोड़ा सा हम आगे चल के देखते हैं। मैं एक बार इस फॉर्मूले को दोबारा लिखूंगा आगे और देखते हैं कि इस फॉर्मूले से हमको क्या रिजल्ट्स पता चल रहे हैं। ठीक है, मैं लगा के भी दिखा दूंगा कि आंसर किस तरीके से निकालते हैं, पर थोड़े से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या फिर लिख देता हूँ नेचर ऑफ रूट्स लिख देता हूँ ना डायरेक्टली, क्यों कहानियाँ भुजानी ज़्यादा। नेचर ऑफ रूट्स, तो देखो अभी अभी हमने क्या देखा, x1/2 यानी कि जो पहला और दूसरा रूट है उसकी हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज़ बता दो कि अगर तो ऐसी कहानी हो जाए, कैसी कहानी हो जाए, दूसरे कलर से लिखते हैं यार, अगर तो ऐसी कहानी हो जाए, कैसी कहानी हो जाए कि b² माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाए भाई, b² माइनस में 4ac जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आप -b में 0 ऐड करो चाहे -b में से आप 0 सबट्रैक्ट करो, तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो जो हमारा x1 और x2 है वो इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि +0 और -0 दोनों सेम ही बात है। ठीक है, तो जब b² माइनस में 4ac 0 के बराबर हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। बात समझ में आ गई, ये केस 1 है। ठीक है, दूसरे केस में सोचो ऐसा कुछ हो जाए, कैसा कुछ हो जाए कि ये जो b² माइनस 4ac है ग्रेटर देन 0 आए, क्या है, ग्रेटर देन 0 आए। तो आप एक बार -b में कुछ चीज़ ऐड करोगे और दूसरी बार आप -b में से कुछ चीज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो दो डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास आ रही होंगी। जब आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही होंगी, पर एक चीज़ और भी है कि ये दोनों वैल्यूज़ रियल होंगी, क्यों, क्योंकि b² माइनस 4ac क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स जब b² माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0। अनइक्वल क्यों, क्योंकि एक बार हम -b में कुछ ऐड करें और दूसरी बार हम -b में से कुछ सब्ट्रैक्ट करने लग रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात, इससे लिख लेते हैं, हाँ,
अगर तो ऐसा हो जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो हो जाए भाई, क्या हो जाए, लेस देन ज़ीरो हो जाए, तो आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, ये नेगेटिव ही तो है, लेस देन ज़ीरो, अगर तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी नंबर बन गया। कैसा नंबर बन गया, इमेजिनरी नंबर बन गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं है, या फिर इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है, कोई भी रियल रूट नहीं है। कैसे रूट हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं भाई अब तो साफ सीधी बात है, अगर ज़ीरो के इक्वल तो रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर तो ग्रेटर देन ज़ीरो तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, और अगर लेस देन ज़ीरो तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स, ओनली इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रूट्स निकाल के दिखा देता हूँ कि इस इक्वेशन का यूज़ करके आप कैसे रूट्स निकाल सकते हो। तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आसान सा है, ठीक है। तो देख लो, एक क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बस हो जाए। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो अगर तो हमें x1/2 यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर -4 इंटू में a यानी कि 3 इंटू में c यानी कि 2, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो होती है ना वो इस तरीके से रहती है भाई, क्या, ax² प्लस bx प्लस c। तो c क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, b क्या हो गया जो x के साथ लिखा है, और a क्या हो गया जो x² के साथ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, 5 माइनस माइनस प्लस, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, डिवाइडेड बाय में 2 टाइम्स ऑफ ए बी होगा, ये जहाँ डॉट डॉट लगा रहा हूँ इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, देखो प्लस हो गया 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 24 डिवाइड बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 6। अब देखो दो रूट्स क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 5 प्लस 1/6 यानी कि 6/6 यानी कि 1, और दूसरा 5 माइनस 1/6 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। बात समझ में आ गई भाई। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो। अब ये मत सोचना कि हम तो फॉर्मूला याद ही नहीं करेंगे, हमें तो तरीका मालूम है तो हम तरीका अप्लाई करेंगे, ऐसा सोचने की गलती मत करना, क्योंकि ये फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको दिखेंगे। इतनी देर में आप निकालोगे, डराइव करोगे, इतनी देर में तो सवाल हो जाएगा, 2 सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। वैसे तो डायरेक्टली वो यही पूछता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, या फिर पहले से बता देता है कि नेचर ऑफ रूट अगर ये है तो कुछ एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेता है। तो एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। दो क्वेश्चन करेंगे सिर्फ, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। तो देखो b² माइनस 4ac यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c, तो 9 माइनस 40, तो ये कितना हो रहा है, -31, लेस देन ज़ीरो, देयर फॉर इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4 2 8 8 5 40, ठीक है। बोल रहे हैं 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो कोई टेंशन नहीं है, b² माइनस 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c, तो 4 4 ज़ा 16 और √3 इंटू √3 3, तो 16 3 ज़ा 48, 4 4 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48, किसके इक्वल आ गया, 0 के।
देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ये कंडीशन अभी अभी हमने पढ़ी है कि अगर लेस देन ज़ीरो हो तो नो रियल रूट्स, इक्वल्स टू ज़ीरो हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स। एक बस लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें ये। इफ़ 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 हैज़ real and equal roots, real and equal roots, find value of k। k की वैल्यू निकालनी है आपको कि अगर तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं। तो आप यहाँ पर लिखना फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी नो बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल्स किसके होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू में c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस में 24 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, के इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2√6। तो के की इस वैल्यू के लिए चाहे तो के की वैल्यू 2√6 या फिर के की वैल्यू माइनस 2√6, वी कैन ऑब्टेन रियल एंड इक्वल रूट्स इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आने के मतलब लगभग बहुत ज़्यादा चांस। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो और कुछ सीखेंगे। और कुछ क्या सीखेंगे, इसी की वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे भाई। पर अब देखना एक चीज़ ध्यान रखना, मैं वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं वर्ड प्रॉब्लम में आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनानी सिखाऊंगा, इक्वेशन आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, थैंक यू भाई आपका आने के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय टाटा।